इराक, सीरिया और यमन तक जिस तरह से अमेरिकी हमलों ने रेवोल्यूशनरी गार्ड और साथ ही हूती विद्रोहियों पर कहर ढाया है, उससे अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच का टकराव यही नहीं रुकने वाला। अब तैयारी ईरान कर रहा है कि किस तरह से वो अमेरिकी ठिकानों पर सीधे तौर पर हमला बोले। अब तैयारी ईरान कर रहा है कि अमेरिका के जिस तरह के हमले हैं उस पर किस तरह से पलटवार किया जाए। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज हम रणनीति में आपको ये बतलाने वाले हैं कि किस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच का टकराव अब परोक्ष नहीं रहा बल्कि प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। जिस तरह से ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया और उसके बाद सीधे पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इसके पीछे उसका हाथ नहीं है, और लगभग एक हफ्ते तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अमेरिका ने इराक के साथ साथ सीरिया में जिस तरह से रेवोल्यूशनरी गार्ड के ठिकाने हैं ईरानी, और ख़ास तौर पे आप देखिए ईरानी फोर्सेस के ठिकाने हैं, उसको निशाना बनाया। उससे साफ संकेत दे दिया गया कि जगह और समय दोनों ही अब अमेरिका चुनेगा और हमले उसी मुताबिक किए जाएंगे। ये बात बाइडेन ने भी कही और जॉन किर्बी ने भी, और ये बात साफ तौर पर कही गई कि अमेरिका चुन चुनकर हमले का जवाब लेगा। और जिस तरह से 3 अमेरिकी सैनिकों की जान गई, दर्जन भर घायल हुए, उसे नहीं बख्शा जाएगा। दबाव अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन के ऊपर भी है क्योंकि उनको भी चुनावी मैदान में जाना है, और जाहिर तौर पर जिस तरह के दबाव के बीच अमेरिका इस वक्त ईरान के खिलाफ कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो अगर ईरान को भड़काता है तो ये युद्ध सीधे तौर पर मिडिल ईस्ट को अपने चपेट में ले सकती है, और इसके आसार प्रबल दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले जॉर्डन हमले का जवाब जो है वो अमेरिका ने इराक और ख़ास तौर पे आप देखिए तो सीरिया में दिया। लगभग 85 ठिकानों पर निशाने साधे गए और वहां पर मरने वालों की संख्या लगभग बताई जा रही है कि 4 दर्जन को क्रॉस कर चुकी है। और साथ ही आप देखिए तो यहीं तक अमेरिकी फोर्सेज नहीं रुके बल्कि उसके बाद सीधे तौर पर यमन की तरफ उन्होंने रुख किया और हूती विद्रोहियों पर एक बार फिर से कहर ढाया, क्योंकि हम जानते हैं हूती विद्रोही किसी और के नहीं बल्कि ईरानी फंड, ईरानी रिसोर्सेज और ईरान के ही इशारे पर काम करते हैं। तो जिस तरह से इजराइल और हमास की जंग है वो लगभग 100 दिन का एक तरह से देखा जाए तो पूरा का पूरा दायरा क्रॉस करके आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच जो है वो युद्ध का दायरा बढ़ता हुआ, फैलता हुआ सीधे तौर पर देखें तो जॉर्डन, सीरिया, इराक और यमन को अपनी चपेट में लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही स्थिति दरअसल आगे बढ़ते हुए कहीं पूरे मिडिल ईस्ट को, और यूँ कहें कि ये समूचे इलाके को युद्ध के आगोश में ले ले तो किसी को इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईरान भी भरपूर तैयारी में जुटा हुआ है और दूसरी तरफ अमेरिका है कि वो ईरान को किसी कीमत पर नहीं बख्शने वाला। इधर हम देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल और खास तौर पे आप देखिए तो गाजा बॉर्डर पर वफर की तैयारी जो है वो इजरायली फोर्सेज ने शुरू कर दी है, और इजराइल को पूरी तरह से अमेरिकी सपोर्ट जारी है, जिससे वो हमास के खिलाफ पूरी तरह से इस जंग को एक मूर्त रूप दे, आखिरी अंजाम तक पहुंचाए, ताकि जिस तरह के हमले हमास करने की ताकत रखता है ईरान के सहयोग से उस हमले को आगे सैकड़ों वर्षों तक नहीं कर पाए। और इन्हीं स्थितियों और परिस्थितियों के बीच हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये युद्ध जो है अब मिडिल ईस्ट की तरफ पसरता जा रहा है, क्योंकि इराक ने भी धमकी दी है कि जिस तरह से उसकी संप्रभुता को तार तार करने की कोशिश अमेरिकी हमले ने किया है, अमेरिकी सेना ने किया है, अमेरिका ने किया है, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ इराक अपनी संप्रभुता का सवाल खड़ा कर रहा है, दूसरी तरफ यमन है, तीसरी तरफ सीरिया है, और वहीं ईरान जो है वो कहीं न कहीं इस पूरे ही पर्दे के पीछे अमेरिका के खिलाफ साजिशें, हमले, षड्यंत्र रचता जा रहा है। और उसको डायरेक्ट मैदान में आने के पहले हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिकी चैलेंज झेलना पड़ रहा है। जो रिपोर्ट अभी निकल कर सामने आई है उसमें मैं आपको बताऊं कि ये रिपोर्ट भी कम चौंकाने वाली नहीं है, क्योंकि इस हमले के लिए जिस तरह के हथियारों का प्रयोग किया गया उसमें देखा जा रहा है कि टॉम हॉक मिसाइलों का प्रयोग जो है वो अमेरिकी वायुसेना करती नजर आई। और देखा जाए तो जो CNN की रिपोर्ट है उसके मुताबिक मैं आपको बतलाऊं कि USS ग्रेवली और साथ ही USS कार्नी ने ज़मीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइलों का प्रयोग किया, और साथ ही एयर स्ट्राइक में अमेरिकी नौसेना का आइजनहावर एयरक्राफ्ट जो है वो इस्तेमाल किया गया, और आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर से F-18 लड़ाकू विमानों ने मोर्चा संभाला और फिर उन्होंने टॉम हॉक मिसाइलें बरसानी शुरू की। और उसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग इस हमले में अगर हम यमन की सिर्फ बात करें तो वहाँ पर तकरीबन मारे जाने वालों की संख्या जो है वो 40 से आगे क्रॉस कर चुकी है। लगभग 30 विमान जो हैं वो इस्तेमाल अमेरिका ने किया इस समूची कार्रवाई के दौरान, और 125 हथियारों का इस्तेमाल जो है वो किया गया। खास तौर पे आपको बताऊं मैं इराक की ज़मीन पर और साथ ही सीरिया की ज़मीन पर। B-1B बॉम्बर उड़कर सीधे तौर पर आप देखिए तो पूरे ही एयर स्पेस को क्रॉस कर इस इलाके की तरफ आए, और उसके बाद उन्होंने बम बरसाए, जिससे पूरा इलाका धुआं धुआं होता हुआ दिखाई दिया। और एक तरह से इस युद्ध का दायरा जो हम कह रहे हैं कि लगातार बढ़ता जा रहा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो अमेरिका अब खुलकर मैदान में आ चुका है।
ईरान के ठिकानों को सीधे तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। तारीख थी 28 जनवरी, जब जॉर्डन पर अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया गया। हालांकि इसके बाद ईरान ने अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन अमेरिका ने कहा कि इसकी जांच करेंगे और उसके बाद चुन चुन कर बदला लेंगे। और उसके बाद अमेरिका ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए सीधे तौर पर सीरिया और इराक स्थित जो ठिकाने हैं ईरानी सैनिकों के, वहाँ पर बम बरसाए, वहाँ पर टारगेट किया। अब जिस तरह से ईरान की तरफ से इस वक्त की खुफिया जानकारी आ रही है, उस जानकारी के मुताबिक ईरान पुरजोर तैयारी में जुटा हुआ है कि अब अमेरिका को कैसे टारगेट किया जाए। और इस अमेरिकी टारगेट को जिस तरह से सेट करने की कोशिश की जा रही है, वो कम चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि अगर ईरान खुलकर मैदान में आता है, क्योंकि अमेरिका तो ऑलरेडी आ चुका है। आप देखिए रेड सी में, आप देखिए एक तरह से पूरा का पूरा जो इलाका है, ख़ास तौर पर पैसिफिक से लेकर और इस वक्त का दिखाई दे रहा है इजराइल की तरफ आइए तो यहाँ मेडिटेरियन सी में, तो पूरी की पूरी अमेरिकी तैनाती जो है मिडिल ईस्ट में वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और साथ ही नाटो के साथ ही तैनाती है। यूके जिस तरह से मदद कर रहा है, चाहे रिफ्यूलिंग में हो या फिर जो है अमेरिका को खुफिया जानकारी पहुंचाने में हो, इजराइल अमेरिका का बीच का जो एक तरह से देखा जाए जो समन्वय है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। गाजा में किस तरह से हमास के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ईरान चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये मौजूदा परिस्थितियां जो हैं वो पूरी तरह से देखें बैकग्राउंड में, तो ईरान वर्सेज अमेरिका की लड़ाई के बीच की दिखाई देती है। और वही लड़ाई अब खुलकर पर्दे के बाहर निकल रही है। अमेरिका तो बाहर निकल कर आ चुका है। ईरान कब तक जो है वो प्रत्यक्ष होने के बदले परोक्ष हमले के जरिए अमेरिका को टारगेट करता है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी सवाल का जवाब इस वक्त दुनिया जानना चाहती है कि क्या ईरान अपने प्रॉक्सीज के जरिए, हमास के जरिए, हुती के जरिए, या फिर आप उधर देखिए तो जाहिर तौर पर हिजबुल्लाह के ज़रिए ही अमेरिका को टारगेट करेगा, या अमेरिका जिस तरह से इस टारगेट के खिलाफ सीधे तौर पर ईरानी ठिकानों को निशाने बना रहा है, तो ऐसे में ईरान भी खुलकर मैदान में आ गया। क्योंकि ईरान अगर खुलकर मैदान में आ गया तो साफ तौर पर देखा जाए तो ईरान के साथ रसा और जाहिर तौर पर जो है थोड़ा बहुत चाइना का समर्थन साफ तौर पर प्राप्त हो सकता है, जिस तरह की इनकी उगलबंदी है। लेकिन भारत के लिए भी एक बड़ा सवाल इस बीच बनता है, क्योंकि एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका, दोनों भारत के दोस्त हैं। इसीलिए भारत का स्टैंड बेहद क्लियर है कि युद्ध नहीं, शांति के जरिए जो है तमाम समाधान निकाला जाए, और भारत इसके लगातार पैरोकारी करता रहा है। लेकिन इस वक्त की स्थितियां ये दिखाई दे रही हैं कि ईरान दरअसल क्या स्टैंड लेता है, क्योंकि ईरान अगर अमेरिका के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आता है तो ये युद्ध जो है वो भीषण युद्ध में तब्दील होगा। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, दुनिया की इस वक्त की मौजूदा स्थिति पर, वर्ल्ड ऑर्डर पर, समूची अगर देखें तो वर्ल्ड सेटअप पर ये भारी पड़ता हुआ इसलिए भी दिखाई देगा क्योंकि एक तरफ अमेरिका के साथ जो है लामबंदी दिखाई दे रही है नाटो सहित तमाम मित्र देशों की, दूसरी तरफ ईरान को जो है वो देखा जाए तो प्रत्यक्ष ना सही लेकिन परोक्ष रूप से जो है रूस पुरजोर तरीके से मदद कर रहा है, क्योंकि वो खुद भी जो है वो कहीं ना कहीं वॉर में पिछले हम देखें तो 1.5 से 2 साल के बीच जो है वो फंसा हुआ है। और निश्चित तौर पर अमेरिकी मदद के जरिए ही जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी दरअसल रूस को एक बड़ी चुनौती का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, खासतौर पर यूक्रेन की ज़मीन पर, उससे रूस भी निकलना चाहता है। और ऐसे में सिर्फ इजराइल और हमास के जंग के बीच जो है वो दरअसल यूक्रेन और रूस के युद्ध का डाइवर्जन नहीं हो सकता। और ऐसे में ईरान वर्सेस अमेरिका का युद्ध आगे बढ़ जाता है तो निश्चित तौर पर कहें तो रूस जो है खुलकर उसी तरह से ईरान को मदद के लिए तत्पर दिखाई देगा जैसा कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन को दिखाई दे रहा है। तो इन परिस्थितियों की तलाश में रूस भी बैठा है। चीन को भी मालूम है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर हमला करना है, अमेरिका को कमज़ोर करना है और खुद को आगे लेकर आना है। तो सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर परोक्ष रूप से अगर ईरान को मदद दी जाए तो अमेरिका और ईरान की लड़ाई जो है वो निश्चित तौर पर एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट करेगी, जिसका बड़ा फायदा चीन को मिल सकता है। तो इन परिस्थितियों में देखा जाए तो एक तरफ युद्ध है, एक तरफ अर्थव्यवस्था है, तीसरी तरफ कूटनीति और राजनीति है, और चौथी तरफ बनता बिगड़ता वर्ल्ड ऑर्डर है। तो देखते हैं ईरान किस तरह से दरअसल इस अमेरिकी हमले का जवाब देता है और उसके बाद किस तरह के वैश्विक माहौल को हम आगे बनता हुआ देख पाते हैं। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी जयराम को दीजिए इजाज़त।